करेंगे गोरखपुर से आ रही खबर की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मठ में खिलाया पशुओं को चारा। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। और देखिए, पशुओं के प्रति प्रेम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से देखने को मिला है। आज एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद है। इस बीच पशुओं को, गायों को खाना खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। और तस्वीरें फिलहाल गोरखपुर से आपकी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज होली का त्योहार मनाया जाएगा। गोरखपुर में नरसिंह की शोभा यात्रा भगवान की निकाली जाएगी और अगुवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले। शुभारंभ उनके द्वारा किया जाएगा और अपने गृह जनपद में पशुओं को चारा खिलाते हुए और पशुओं के प्रति एक बार फिर से प्रेम दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आज बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बैनर तले घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, रंग भरी शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। इस दौरान सीएम संग गोरखपुर रंगों से सराबोर होगा और इस शोभा यात्रा के लिए कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगी। उस बीच यहाँ पर शोभा यात्रा से पहले पशुओं को चारा खिलाते हुए और हमेशा से पशुओं के प्रति योगी आदित्यनाथ का प्रेम सामने आता रहा है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई है गोरखपुर से, फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं खबरों में आगे। होली पर उत्तर प्रदेश में खौफनाक हादसे हुए। 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। संभल, मिर्जापुर और बलिया में हादसे हुए हैं। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तो एक तरफ जहां होली के जश्न में लोग डूबे हुए नजर आ रहे थे, वहीं बड़े हादसों की खबर भी उत्तर प्रदेश से मिली। होली पर खौफनाक हादसे हुए हैं। कुल मिलाकर 12 लोगों की मौत की खबर मिली है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे कितने भीषण रहे होंगे। इन हादसों में कुल मिलाकर 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और संभल, मिर्जापुर और बलिया में ये हादसे होते हैं। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से 12 लोग कुल मिलाकर उनकी मौत हो जाती है। अब स्पीड की वजह से कई जगहों पर वजह बताई गई हादसों के पीछे और कहीं लापरवाही बताई गई। तो होली के पर्व पर मातम का माहौल इन सभी 12 लोगों के परिवारों में देखा गया। संभल, मिर्जापुर और बलिया में ये भीषण हादसे होते हैं। कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और गाड़ियों के पटखच्चे उड़ जाते हैं। 12 लोगों की कुल मिलाकर दर्दनाक मौत होती है इन हादसों में। उत्तर प्रदेश में होली जहां एक तरफ मनाई जा रही थी, वहीं होली पर ये खौफनाक हादसे और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कई गाड़ियां आपस में टकराई, जिसकी वजह से 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। संभल, मिर्जापुर और बलिया में ये बड़े हादसे होते हैं। 12 लोगों की मौत हुई है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, लेकिन परिवार में फिलहाल मातम का माहौल। होली के पर्व पर खौफनाक ये हादसे, 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बात अब मुंबई की। मुंबई में 6 साल में 21,000 पेड़ों को काटा गया। मेट्रो रेल की बलि चढ़े हैं ये सभी पेड़। इसके बदले लगाए गए हैं 21,000 से ज्यादा पेड़, लेकिन उनमें से बहुत हो चुके हैं खत्म। तो देखिए, जहां मेट्रो लाइन मुंबई में बिछाने के लिए पेड़ों की कटाई की गई, हालांकि इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे थे लोगों के द्वारा, लेकिन क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि हम उसकी जगह पर दूसरे पेड़ लगाएंगे, और जो कि लगाए भी गए। बीते 6 सालों में 21,000 पेड़ों को काटा गया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटा गया, उन प्रोजेक्ट की ये बलि, ये पेड़ चढ़ गए, लेकिन इसके बदले 21,000 पेड़ से ज्यादा यहां पर लगाए भी गए, जिनमें से कई पेड़ खत्म हो चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। आगे क्या कुछ किया जाता है देखना महत्वपूर्ण, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना और प्रकृति का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 21,000 पेड़ों को काटा गया, हालांकि उससे ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं जो दावा किया जा रहा है, लेकिन कई पेड़ उसमें से खत्म हो चुके हैं। तो मुंबई में मेट्रो लाइन को शुरू करने के लिए, इस मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के लिए ये बलि पेड़ चढ़े हैं। और इस बार होली के पर्व पर मौसम सुहावना बना रहा, लेकिन अब गर्मी बढ़ने जा रही है।
ये मौसम विभाग ने कहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अब तापमान बढ़ने जा रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। और आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लू भी चलना शुरू होगी, तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जहां होली के मौके पर मौसम सुहाना बना रहा, धूप ज्यादा नहीं थी और लोगों ने होली को खूब एंजॉय भी किया, लेकिन अब आने वाले समय में गर्मी बढ़ने वाली है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से आपकी और हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आने वाली है। दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों में ही बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा यह कह दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। मुंबई बना एशिया का बिलियनियर कैपिटल। मुंबई जो कि माया नगरी कही जाती है, आर्थिक नगरी भी कही जाती है, मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से ज्यादा में फैला है, बिलियनियर बन गया है। आपको बता दें कि बीजिंग के 16,000 किलोमीटर को पछाड़ा। बीजिंग के 91 के मुकाबले मुंबई में है 92 अरबपति। तो मुंबई अब एशिया का बिलियनियर कैपिटल बन गया है। बीजेपी का कांग्रेस पर वार सामने आया है। कंगना के खिलाफ में पोस्ट पर भड़के मनोज तिवारी और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। मनोज तिवारी के द्वारा यह कहा गया है, तो देखिए सुप्रिया श्रीनेट द्वारा कंगना रनौत के ऊपर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है, जिसके बाद कंगना रनौत भी उस पोस्ट को रीपोस्ट करती हैं। जब मामला बढ़ जाता है और सुप्रिया श्रीनेट और कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आती है, तो सुप्रिया श्रीनेट कहती है कि मेरे अकाउंट को हैक करके ये पोस्ट किया गया। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक वार सामने आ रहा है और कंगना के खिलाफ जो पोस्ट सुप्रिया के द्वारा किया गया था उसके ऊपर मनोज तिवारी की टिप्पणी सामने आई है। कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है ये पोस्ट, मनोज तिवारी के द्वारा कहा गया है। तो ये बड़ी बात मनोज तिवारी के द्वारा की गई और एक के बाद एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल मनोज तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता को ये पोस्ट दर्शाता है। दरअसल कंगना रनौत को मंडी से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। इस बीच विवादित पोस्ट किया जाता है टिकट अनाउंसमेंट के बाद में सुप्रिया श्रीनेट के द्वारा कंगना रनौत को टिकट देने के ऊपर, जिसके बाद विवाद बढ़ता जाता है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेट बाद में कहती है कि उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया है। मनोज तिवारी का रिएक्शन क्या कुछ इस पूरे मामले पर रहा, वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के एक कलाकार के लिए, कंगना रनौत के लिए, जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? तो कुल मिलाकर कांग्रेस की फिलहाल मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए खबरों में आईपीएल की। आईपीएल 2024 का आगाज हो चुका है। आईपीएल 2024 में आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस यानी कि दिनेश कार्तिक का फिनिशिंग टच देखने को मिला। विराट का बल्ला बोला, आरसीबी को सीजन की पहली जीत मिली है। पंजाब किंग्स को हराया और इस बीच चिन्न स्वामी स्टेडियम पर 4 विकेट से हरा दिया गया। ये मैच खेला गया जो कि बेहद दिलचस्प रहा। ऐसे में दिनेश कार्तिक का फिनिशिंग टच देखने को मिला। आरसीबी वर्सेस ये मैच रहा। विराट का बल्ला बोला और जीत भी यहां पर आरसीबी को मिली। सीजन की पहली जीत आरसीबी ने अपने नाम की।
तमिलनाडु से आ रही खबर का जिक्र कर लेते हैं। तमिलनाडु में होगा त्रिकोणीय संघर्ष इस बार। डीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी में ये संघर्ष यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। कांग्रेस अभी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। इस बीच तीनों ही पार्टियों के बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ में ही मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के साथ में यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में यह संघर्ष होगा। कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक अपने 2 सीटों के ऊपर घोषणा प्रत्याशियों के नामों की नहीं की है। तमिलनाडु के बाद अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में बीजेपी ने यूडीएफ, एलडीएफ को दिया फायदा। कैंडिडेट घोषित करने की में देरी की है। प्रमुख रूप से 4 जगहों के घोषित किए गए हैं कैंडिडेट्स। यहां पर तो ये बड़ी जानकारी केरल से, जहां पर बीजेपी ने यूडीएफ और एलडीएफ को फायदा पहुंचाया। कैंडिडेट्स घोषित करने में देरी की और प्रमुख रूप से 4 जगह से घोषित किए हैं अपने कैंडिडेट्स। अगली खबर, बीजेपी ने की सीएम पिनराई विजयन की शिकायत। इलेक्शन कमीशन को शिकायत में मुख्यमंत्री पर लगाया है धर्म का उपयोग करने का ये बड़ा आरोप। बीजेपी ने शिकायत कर दी है। बीजेपी नेता के सुरेंद्र ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत सौंपी है और कहा है कि वो अपने धर्म का उपयोग कर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की शिकायत की। इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई। इलेक्शन कमीशन क्या कुछ एक्शन लेता है और क्या कुछ संज्ञान लेता है पूरे मामले के ऊपर, इसके ऊपर नजरें बनी हैं। सीएम पर धर्म का उपयोग करने का आरोप लगाया है। आचार संहिता जहां एक तरफ लग चुकी है, वहीं ये शिकायत इलेक्शन कमीशन से बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लिया है ब्रेक। लोकसभा चुनाव कैंपेन से पहले ये ब्रेक लिया गया है। एचडी कोटे में कपिला नदी के किनारे ठहरे हैं रिजॉर्ट में और ये ब्रेक उनके द्वारा लिया गया है। चुनावी कैंपेन के बीच में ये लोकसभा चुनावों से पहले ब्रेक छोटा सा उनके द्वारा लिया गया है। पार्टी विरोधी बयानों पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सख्त नजर आ रहे हैं। टीपीसीसी चीफ बी महेश कुमार ने जारी की है चेतावनी और पार्टी विरोधी बयान पर एक्शन की चेतावनी यहां पर दे दी है। तो फिलहाल कुल मिलाकर पार्टी विरोधी बयानों के ऊपर रेवंत रेड्डी काफी ज्यादा सख्ती अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी पार्टी विरोधी बयान दे रहा है उसके खिलाफ में यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। टीपीसीसी चीफ बी महेश कुमार ने चेतावनी जारी कर दी कि पार्टी विरोधी बयान के ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो भी कोई ऐसा कुछ करेगा। बीआरएस एमएलए टी हरीश राव का कांग्रेस सरकार के ऊपर बड़ा आरोप सामने आया है। तेलंगाना सरकार पर लगाया है वादा खिलाफी का बड़ा आरोप। 2 लाख तक के कृषि लोन माफी का था वादा और यह आरोप अब लगा दिया गया है बीआरएस के एमएलए टी हरीश राव के द्वारा कांग्रेस के ऊपर। तेलंगाना सरकार पर यह बड़ा वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2 लाख तक के कृषि लोन को माफ करने का वादा किया था जो कि पूरा नहीं किया है। तो कांग्रेस को कटघरे में खेलते हुए वादा खिलाफी का बड़ा आरोप यहां पर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव के द्वारा लगाया गया है। आगे बढ़ते हुए बात अब बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी टिफिन मीटिंग करने जा रही है। 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस के मौके पर इस टिफिन मीटिंग को बीजेपी करेगी। तेलंगाना के हर पोलिंग सेंटर पर इस मीटिंग को रखा जाएगा जिसमें टिफिन के ऊपर चर्चा की जाएगी। और देखिए, इससे पहले भी ऐसी मीटिंग्स बीजेपी के द्वारा की जा चुकी हैं। एक बार फिर से टिफिन मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लंच के ऊपर टिफिन बॉक्स खोल के चर्चा की जाएगी और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है 24 के चुनावों में, ये सभी चर्चा की जाएगी और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है बीजेपी का। ऐसे में अपने स्थापना दिवस के मौके पर जहां जनता के साथ में संवाद करते हुए अपनी स्कीम्स के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बीजेपी बताएगी, वहीं उसी के साथ में यहां पर टिफिन मीटिंग का भी आयोजन किया जा रहा है जिस मौके पर टिफिन के ऊपर चर्चा तमाम बीजेपी के सांसद, कार्यकर्ता और समर्थक और करते हुए नजर आने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी आज जारी करेगी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट। पहली सूची आज जारी करेगी शिवसेना। 15 से 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि उद्धव गुट की कल मीटिंग होती है। उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं, शरद पवार मीटिंग में मौजूद रहते हैं और संजय राउत भी इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। ऐसे में संजय राउत के द्वारा मीटिंग के बाद ये कहा गया कि आज उनकी लिस्ट जारी हो सकती है जिसमें 15 से 16 उम्मीदवारों के नाम होने वाले हैं। अमोल कीर्तिकर को मिल सकता है टिकट, ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है। अब क्या कुछ दाव शिवसेना यूबीटी के द्वारा खेले जाते हैं क्योंकि बीजेपी जहां 400 पार के ऊपर फोकस कर रही है और साथ साथ में जिताऊ कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही है और सीनियरिटी और एज फैक्टर को साइडलाइन करते हुए सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट्स पर फोकस किया जा रहा है, वहां पर शिवसेना यूबीटी किस तरीके से उम्मीदवारों को सामने रखती है और किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारती है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। लंदन में ब्रिटिश संसद पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च इस दौरान निकाला। ऋषि सुनक सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोलते हुए सभी किसान नजर आए। आपको यह भी बता दें कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश संसद के बाहर इस बार किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन काफी बड़े स्तर पर किया गया। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला बड़े स्तर पर और ऋषि सुनक सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोला। अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किसानों के द्वारा लंदन में किया गया और साथ साथ में ऋषि सुनक को भी घेरा गया। बढ़ते हैं आगे। शरद पवार के हाथ रखते ही बड़ी महादेव जानकर की जरूरत। आपको बता दें कि महादेव जानकर को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने मनाया। एक सीट का ऑफर यहां पर दिया है। अब देखना होगा कि उन्हें कौन सी सीट दी जाती है। तो देखिए, इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और इस सब के बीच में एक और नाम सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है मारे गए कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का। दरअसल वीरप्पन की बेटी विद्या रानी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। विद्या रानी तमिलनाडु के कृष्णागिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कुछ दिन पहले विद्या ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट देखिए। इस चेहरे को भला कौन भूल सकता है, कुख्यात चंदन तस्कर जिसने जंगल में आतंक फैला रखा था। और ये है वीरप्पन की बेटी विद्या रानी, जो समाज सेवा कर आदिवासियों की आवाज बनी। खबर है कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। विद्या नाम तमिलर काची एनटीके पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में। विद्या रानी ने कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं विद्या रानी ने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। विद्या रानी ने हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उनके पिता लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो तरीका चुना वो उचित नहीं था। यही वजह है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आई। विद्या रानी पेशे से वकील और एक्टिविस्ट भी हैं, जो आदिवासियों और दलितों के हित के लिए काम करती रही। इसके साथ ही वो कृष्णागिरी में बच्चों का एक स्कूल चलाती हैं। चंदन तस्कर वीरप्पन 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद विद्या को बीजेपी यूथ ब्रिगेड में उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हाल ही में अभिनेता निर्देशक सीमान के नेतृत्व वाले एनटीके में शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। विद्या रानी अपने पिता वीरप्पन से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिली हैं। तब उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वे तीसरी क्लास में पढ़ती थी। विद्या रानी को आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम ने गोद लिया था। वो वहीं आश्रम में रहीं और वहीं पढ़ाई की। कभी दक्षिण भारत के जंगलों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी ने जब बीते दिनों बीजेपी का दामन थामा था तो कई सवाल उठे थे। अब विद्या के जरिए एनटीके तमिलनाडु में 20% वोट बैंक से जुड़ने की कोशिश करेगी, जो वन्या एक प्रभावशाली जाति समूह है। उस जाति के लोगों को भी अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। में बम धमाके का ये पूरा मामला, जिसमें एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर हमलावर के संपर्क में होने का शक जताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जहां जारी है, वहीं ये बड़ी जानकारी, एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। हमलावर के संपर्क में होने का शक जताया जा रहा है। रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था, जिस बीच वीडियोस भी जारी किए गए थे। बेंगलुरु बम धमाके का ये पूरा मामला है। एक्शन में लगातार सरकारें नजर आ रही हैं और पुलिस भी नजर आ रही है। एनआईए ने फिलहाल 2 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। सीसीटीवी में संदिग्ध को भी देखा गया था और वो सीसीटीवी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेंगलुरु बम धमाके के मामले में फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हमलावर के संपर्क में होने का शक यहां पर जताया जा रहा है इन दोनों लोगों के द्वारा। अब इन दोनों लोगों से जांच पड़ताल की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे।